पिछले दिनों गिर के जंगलों में बीमारी से कुछ शेरों की मौत के बाद यह सवाल उठा कि क्या भारत में एशियाई शेरों की सारी आबादी को एक ही राज्य में रखा जाना ठीक है या इन्हें रिलोकेट भी किया जाए। क्या भारत में गिर के अलावा इन शेरों के लिए कोई और सुरक्षित जगह भी है। नमस्कार, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर आपके लिए लेकर आए हैं ये खास एपिसोड। मैं हूं हृदय जोशी। लेकिन गिर के जंगलों में बीमार पड़े और मर रहे शेरों के बारे में बात करने से पहले इस साल 2026 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। प्रकृति हम सबको प्रेरित करती है, खुश करती है और कभी दंडित भी करती है। इसकी गोद में हम आह्लादित होते हैं, कभी कभी व्यथित भी। इसकी संपदा से समृद्ध भी होते हैं और कभी कभी इसके कोप भाजन का शिकार भी बनते हैं। मानव इतिहास में हमने देखा है कि इंसान ने प्रकृति को कितनी बार बांधने की कोशिश की। नदियों, जंगलों, पहाड़ों और समुद्र तटों को अपना बंधक बनाने की कोशिश की, लेकिन ये दांव उल्टा ही पड़ा है। हमारे पास अनगिनत मिसाल हैं जहां प्रकृति ने अपनी हदों में किए गए किसी भी इंसानी अतिक्रमण को मिटा दिया। लेकिन मैं यहां नेचर पर किसी फिल्मी कहानी को सुनाने नहीं जा रहा। विज्ञान के अपने नियम हैं और प्रकृति के नियम उनसे अलग नहीं हैं। वो भी विज्ञान से ही संचालित होती है। हम नेचर के साथ एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सह अस्तित्व की उम्मीद कर सकते हैं। नदियों की धाराओं को मोड़ना, संवेदनशील भूकंपीय इलाकों में पहाड़ों को विस्फोट कर उन्हें तोड़ना और जंगलों को उजाड़ कर वहां उपवनों की शक्ल में कॉस्मेटिक वृक्षारोपण करना, ये सब ना तो प्रकृति से प्रेरणा लेना है और ना ही जलवायु के लिए ठीक है और ना ही ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। जितना जल्दी हम इस बात को समझ लें उतना ही बेहतर है। दोस्तों, इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर मैं आपका ध्यान सरकारों की उस पौधारोपण घोषणाओं की ओर खींचना चाहता हूं जो अक्सर सोशल मीडिया में, अखबारों में और टीवी चैनलों में खबर बनाती हैं। अलग अलग राज्यों में सरकारें पौधारोपण का प्लांटेशन ड्राइव की जो घोषणाएं ऐसे करती हैं मानो जंगल जो है वो रातों रात उगाएंगे और जिन वनों को बर्बाद किया जा रहा है उनकी तुरंत चुटकी में भरपाई हो जाएगी। अब महाराष्ट्र का उदाहरण लें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस साल फरवरी में घोषणा की कि उनकी सरकार अगले 5 सालों में राज्य का ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए 3 अरब पेड़, जी हां 3 अरब, यानी हर साल औसतन 60 करोड़ पेड़ लगाएगी। यह हिसाब महीने में 5 करोड़ और हर हफ्ते 1 करोड़ से अधिक पौधों का बनता है। क्या इतने पेड़ सस्टेनेबल तरीके से लगाए और बचाए जा सकते हैं? और क्या वो उस स्वस्थ और ऑर्गेनिक जंगल की भरपाई कर पाएंगे जो सैकड़ों सालों में बने होंगे और जिन्हें हम उजाड़ते गए हैं? ऐसे बड़े बड़े ऐलान करने वाले फडणवीस अकेले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया कि पिछले 9 सालों में राज्य में 2.4 अरब यानी करीब लगभग 2.5 अरब के आसपास पौधे लगाए गए। उधर हिमाचल और तेलंगाना में भी ऐसे ही बड़े बड़े ऐलान हुए, जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुक्खू की सरकार ने 2030 तक राज्य का फॉरेस्ट कवर 29.5% से बढ़ाकर 32% करने के लिए मिशन 32% की घोषणा की। वहीं कुछ साल पहले बीआरएस सरकार के वक्त तेलंगाना में कुहरिता हरम नाम से चली मुहिम के तहत 2015 और 2021 के बीच कुल 239 करोड़ पौधे लगाने का दावा किया गया। अब इन पौधारोपण कार्यक्रमों की सच्चाई और कामयाबी पर तुरंत ही कोई टिप्पणी करने के बजाय इस विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं ये सवाल आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि क्या करोड़ों या अरबों पेड़ लगा देने की घोषणा सही में व्यावहारिक है? आप इस पर अपनी टिप्पणी जरूर करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपका शुक्रिया और एक अपील। अपने पिछले एपिसोड में मैंने आपसे मेंबरशिप की अपील की थी क्योंकि इस YouTube चैनल को चलाने में हमें आपका साथ चाहिए। मैंने इको लवर लेवल पर मात्र 59 रुपए यानी 59 रुपीस की जिस सदस्यता की बात की, आप में से कई लोगों ने उस पर अमल किया। ये सहयोग आपको छोटा लगे लेकिन मेरे लिए ये अनमोल है। लेकिन हमें बहुत बड़ी संख्या में ऐसे मेंबर चाहिए ताकि इको एंड एनर्जी टॉक चलाया जा सके। इस मेंबरशिप के तहत आपको स्टार टैग, प्रायोरिटी कमेंट, रिप्लाई और सभी वीडियोस का एक्सेस मिलता है। जिन्होंने सदस्यता ली उनका शुक्रिया और जो सब्सक्राइबर हैं उनसे अपील है कि आप मेंबर बने
और दूसरों को भी सब्सक्राइबर और मेंबर बनने के लिए प्रेरित करें। अब चलते हैं गुजरात के गीर। संक्षेप में एक कहानी। गुजरात के गीर के एशियाई शेरों को कौन नहीं जानता। पूरी दुनिया में केवल भारत में ही एशियाई शेर हैं और इनकी संख्या करीब करीब 900 के आसपास है ताजा सेंसस के हिसाब से। लेकिन पिछले दिनों यहां इन एशियाटिक लायंस के मरने की खबर आई, जिसके पीछे बेबिसियोसिस नाम की बीमारी है। बेबिसियोसिस एक टिक बॉर्न पैरासाइट यानी किल्ली से जनित पैरासाइट है जो छोटे बड़े कई वन्य जीवों को बीमार कर सकता है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक अभी तक आधिकारिक रूप से 8 शेरों की मौत हुई है और कोई 22 शेरों को क्वारंटाइन में रखा गया है। गुजरात सरकार ने मामले को नियंत्रण में बताया है और कहा है कि सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। उनकी रिपोर्ट आने पर ही लैब की रिपोर्ट आने पर ही असल बीमारी का पता चल पाएगा। लेकिन इस बीच कई वन्यजीव विशेषज्ञ, जिनमें नामी वैज्ञानिक भी शामिल हैं, उनका यह कहना है कि एशियाई शेरों की सारी आबादी को एक ही स्थान पर सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें दूसरे अभयारण्यों में, देश के दूसरे हिस्सों में भी ट्रांसलोकेट किया जाए, ताकि ये प्रजाति जो है इसके अस्तित्व पर कोई संकट ना हो। इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बातचीत में इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के यादवेंद्र देव वी झाला ने कहा कि एशियाई शेरों के लिए एकमात्र खास जगह गीर में 250 वर्ग किलोमीटर का नेशनल पार्क ही है। सौराष्ट्र में अपनी रेंज के बाकी सभी हिस्सों में, जिसमें गीर का सुरक्षित इलाका भी शामिल है, वे आम जनता के साथ, लोगों के साथ और जानवरों के साथ जगह शेयर करते हैं और इंसानों की मदद पर जीते हैं। यानी उनका कहना है कि वो वहां पर मरे हुए मवेशियों को खाकर जीवित रहते हैं। इसके उलट टाइगर यानी बाघ 11 देशों में पाए जाते हैं और भारत में 58 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें हर एक में 800 से 1000 वर्ग किलोमीटर की जगह है जहां इंसान नहीं होते, वो ह्यूमन फ्री है और वो इन बाघों के लिए है। कंजर्वेशन बायोलॉजी के सिद्धांत बताते हैं कि किसी एक आबादी की तुलना में कई जगह बिखरी आबादियों के बिखरा होने से उनके खत्म होने का खतरा घट जाता है। एशियाई शेरों को उनकी पुरानी रेंज में कुछ संख्या में बांटकर कई जगह फिर से बसाया जाना चाहिए, ये झाला बताते हैं। क्या आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश के जिस कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीका में नामीबिया और दूसरे देशों से चीते लाकर बसाए गए, उसी कूनो पार्क को पहले एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में विकसित किया गया। यह बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इसे विकसित करने का काम 90 के दशक में शुरू हुआ। 1990 के दशक में सहरिया आदिवासियों के 2 दर्जन गांवों को इसके लिए विस्थापित किया गया ताकि शेरों के लिए यहां जगह बनाई जा सके, उनकी कुछ आबादी यहां पर लाई जा सके। लेकिन गुजरात सरकार के अनमने रवैये से यह कभी मुमकिन नहीं हो पाया। इस बारे में एक विस्तृत लेख कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट फयाज अहमद खुदसर का है, जो इस पुस्तक वाइल्ड लाइफ इंडिया एट 50 नाम की जो पुस्तक है इसमें आपको मिल जाएगा। मैंने डॉक्टर खुदसर से इस बारे में बात की। Historically, Gujarat government has done commendable job by protecting the last. ऐतिहासिक रूप से देखें तो गुजरात सरकार ने एशियाई शेरों के संरक्षण में बहुत सराहनीय कार्य किया है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। हमारे देश में न केवल शेर बचे हुए हैं बल्कि उनकी संख्या बढ़ी है और ये सरकार के प्रयासों को दिखाता है। लेकिन जब आपको ये पता हो कि किसी प्रजाति की एकमात्र आबादी एक ही जगह पर है, तो संरक्षण विज्ञान का नियम कहता है कि ये उसके लिए कई खतरे पैदा करता है। इसलिए ये योजना बनाई गई थी कि शेरों की आबादी को दूसरी जगह भी रखा जाएगा और कूनो नेशनल पार्क को इसके लिए चुना गया। इसके लिए वहां से लोगों को हटाया गया और उनका पुनर्वास किया गया ताकि एशियाई शेर यहां लाए जा सकें। नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश वाज सेलेक्टेड एज द प्रपोज्ड सेकंड होम फॉर एशियाटिक लायन। आपको बता दें कि कूनो में एशियाई शेरों को लाए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई और 2013 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी आया जो शेरों को कूनो में लाए जाने के पक्ष में है। लेकिन अब तक किसी भी एशियाई शेर को गुजरात के बाहर कहीं भी ट्रांसलोकेट नहीं किया जा सका है। विशेषज्ञ कहते हैं कि कूनो में चीतों के आने और प्रजनन हो जाने के बाद अब शेरों को यहां लाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन रहे जसबीर सिंह चौहान को एशियाई शेरों के लिए
कूनों को तैयार करने की प्रक्रिया का आर्किटेक्ट माना जाता है। चौहान ने हमें बताया, गिर लैंडस्केप में शेरों की हालत ऐसी है जैसे सारे अंडे एक ही टोकरी में हों। अगर इस टोकरी को कुछ हो गया तो सारे अंडे खराब हो जाएंगे। इसलिए शेरों की प्रजाति के लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए आपको गिर लैंडस्केप से दूर भौगोलिक रूप से शेरों की एक अलग मेटा पॉपुलेशन की ज़रूरत है। शेरों की मौजूदा आबादी बहुत ज़्यादा इनब्रेड लगती है, जो एक छोटी आबादी से बढ़ी है, और इस कारण इस आबादी में ऐसी मुश्किलें आ सकती हैं जिनका उपचार संभव ना हो। चौहान कहते हैं कि हालात को देखते हुए कूनों को मुख्य रूप से एशियाई शेरों के लिए तैयार किया गया था। शेरों को कूनो लैंडस्केप में लाने के लिए यहाँ से लगभग 25 गांवों को दूसरी जगह बसाया गया, लेकिन बेबुनियाद दलीलों से पैदा हुई आम अंतरसरकारी मुश्किलों की वजह से ये नहीं हो पाया। उनके मुताबिक एशियाई शेर एक वैश्विक धरोहर है और इसे किसी भी अवैज्ञानिक या छोटी मोटी वजहों से खत्म नहीं होने दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी कूनों में शेरों को बसाने के पक्ष में साफ निर्देश दिए हैं, फिर भी चीजें आगे नहीं बढ़ी। इसकी वजहें तो संबंधित अधिकारियों को ही पता होंगी। One question as a student of ecology, I always try to find out. इकोलॉजी के छात्र के रूप में मैं अक्सर खुद से ये सवाल पूछता हूँ कि आखिर कूनों में चीते की पारिस्थितिक भूमिका क्या है, और क्योंकि हमने इस कूनो नेशनल पार्क को शेरों के लिए तैयार किया था, तो अब भी मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि यहां शेर लाए जाएंगे, और ये प्रस्ताव अभी भी खुला हुआ है। कोई तो ऐसी सुबह होगी जब हमें यहां शेरों की दहाड़ सुनाई देगी। Still I am very optimistic to looking at this. चौहान ये भी कहते हैं कि अब जब चीते कूनो लैंडस्केप में आ गए हैं तो शेरों को यहाँ लाना और भी ज़रूरी हो गया है, जो कि इस लैंडस्केप में तेंदुओं के फैलाव को मैनेज करने यानी उन्हें नियंत्रित करने में मदद करेंगे। भले ही तेंदुओं ने अभी तक चीतों की मौजूदा आबादी के लिए कोई बड़ा खतरा पैदा नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तेंदुए कूनों के चीतों के लिए खतरा नहीं है। पूरी दुनिया में एशियाई शेर भारत में पाए जाते हैं, ये गर्व की बात है, लेकिन इन्हें सुरक्षित रखने के लिए वन्यजीव विशेषज्ञों की बात भी सुनी जानी चाहिए, विशेष रूप से तब जबकि इनकी आबादी लगातार बढ़ रही है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जैसा कि मैंने ऊपर अपील की आपसे पहले इस वीडियो में, आप इसकी मेंबरशिप भी लें। नए वीडियो में जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।